नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं आदि अचिंत जी के साथ। उनके पास बहुत खबरें हैं बांग्लादेश के हवाले से, और वहां से एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब तो मैं तस्लीमा नसरीन का एक बयान देख रहा था, जिसमें वो कह रही हैं कि भागने मत देना, इसको गिरफ्तार कर लो। अगर ये भाग गया तो यूरोप में या अमेरिका में बड़ी शांति की जिंदगी बिताएगा। इसने जो पाप किए हैं, जो हिंदुओं का नरसंहार कराया है और दूसरी तमाम इन्होंने कट्टरपंथियों को आगे बढ़ाने का काम किया है और बांग्लादेश को नरक बना दिया है, तो इसको गिरफ्तार करो, यहीं जेल में डालो और इसके ऊपर मुकदमे चलाओ। सीधे जुड़ लेते हैं आदि अचिंत जी के साथ और उन्हीं से जानते हैं कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। बोरिया बिस्तर बंधने का समय आ गया है या अभी समय है? सर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए यूनिस एक मेरे हिसाब से तो गेम खेलने की कोशिश कर रहा है वो, कि जहां पर वो थोड़ा एक इमोशनल ब्लैकमेल करे लोगों को कि देखो यार मेरे को काम नहीं करने दे रहे, तो मैं जा रहा हूँ, तुम लोग देखो मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो एक वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। वो कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा ये तो टाइम बताएगा सर, लेकिन उसके ऊपर काफी प्रेशर है इस टाइम पे। ये चीज तो हमको दिखती है। प्रेशर इस बात का है कि जो अगर आप देखें जो वहां पर जमात है, ये है वो है, वो काफी तरह से डिवाइडेड भी है और यूनाइटेड भी है, दोनों तरफ से। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि सर देखिए, जब से यूनिस आया है तो एक चीज हुई है कि ये जो इस्लामी लोग हैं उनको एक काफी हद तक एक खुली छूट मिली है जो मर्जी करने के लिए और जैसे मर्जी किसी भी चीज को आगे लेके जाने के लिए। और ये चीज हमको दिख रही है कि ये ज्यादा इनका एक्टिवेट हो गया पूरा सिस्टम। वो सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ है वो यूनिस ने अपने आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह अपने आसपास लगाया है, एक सुरक्षा कवच की तरह, कि अगर मेरे पास आना है तो ये जिहादियों के थ्रू ही आपको मेरे तरफ आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम, जो मेरी सोर्सेज इस टाइम पे कह रहे हैं कि भाई इस टाइम पे पूरी तरह से जो यूनिस को सपोर्ट करने के लिए जितने ये जो जिहादी हैं, जमात वाले, ये वाले, वो पूरा एक एक मामला इकट्ठा कर रहे हैं और वहां पर हथियार और ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आर्मी आके उनको तोड़ सकती है। देखिए, आर्मी के अंदर भी डिवाइड है, उनकी पॉलिटिक्स में भी डिवाइड है, उनकी सोसाइटी के अंदर डिवाइड है। तो सर रेजिग्नेशन या ना रेजिग्नेशन, ये जो एक यूनिस की एक जो कहानी थी वो अभी खुले में आ चुकी है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो उसकी कहानी थी उसने बांग्लादेशी लोगों के आंखों में पट्टी बांधी हुई थी, जहां वो जो मर्जी बोलता था उसका तो ऐसा लगता था कि भैया बांग्लादेश के किसी भगवान ने कुछ बोला है। तो ऐसे करके लेते थे ये लोग उसकी उसकी बातों को। आज वो नहीं है। आज वो सवाल पूछ रहे हैं उससे कि साहब आप ये क्या कर रहे हो, आप ये इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि आप तो आए थे डेमोक्रेसी सेट करने के लिए, आप डेमोक्रेसी क्यों नहीं सेट कर रहे। ऊपर से उन्होंने उठा के अवामी लीग को बैन कर दिया है ना। अवामी लीग को बैन करने से होता क्या है सर, कि अवामी लीग और पॉपुलर हो जाती है। जिस चीज को आप कभी बैन करते हो ना, उसके ऊपर हमेशा फोकस ज्यादा आता है और लोग उसके ऊपर थोड़ा सिंपैथी डालना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज हमको भी समझ में आना चाहिए। मोदी जी भी अपने एक दो उनके जो कठपुतलियां हैं उनके आसपास जो कूदती रहती है उनको क्यों नहीं टच करते, क्योंकि आप इनको जब टच करते हो तो होता क्या है कि एक सिंपैथी वेव उनके पास आ जाती है और वो बोलते हैं ना कि वो सिंपैथी वोट मिल जाता है उनको। तो वो सिचुएशन आज बांग्लादेश में दिख रही है हमको कि अवामी लीग का थोड़ा सा वहां पर लोगों ने बातें करनी शुरू करी है कि यार यूनुस अगर ऐसे काम कर रहा है तो अवामी लीग क्या बुरी थी। उस टाइम पे एटलीस्ट हमारी इकोनॉमी चलती थी, भारत के साथ थोड़े रिलेशन ठीक थे, थोड़ा वहां से खाना पीना सस्ते में आ जाता था, चीजें ठीक रहती थी। तो अभी आपने ये उल्टे काम कर दिए, तो आप अवामी लीग के साथ ये क्या कर रहे हो। तो एक वो एक सवाल जो है वो पहले जो 6-8 महीने से पूछे नहीं गए हैं वो अभी पूछे जा रहे हैं। और सर तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बांग्लादेश के अंदर इसने एक ऐसी बेवकूफी करी है कि अमेरिका चाइना दोनों को बुला लिया अंदर। अब देखिए सर, इतना बड़ा तो देश है नहीं, ठीक है, अमेरिका भी वहां रहेगा, चाइना भी वहां रहेगा, भारत का भी बीच में इन्फ्लुएंस है, खुद भी बैठा है बीच में। इतना बड़ा देश नहीं है कि इतने सारे लोग अपनी अपनी जगह में अपना इतना एक कोने में जाके बैठ जाएं। वो नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये क्लैश होगा। और जब ये क्लैश होगा सर, बांग्लादेश पे काफी फोकस आएगा, क्योंकि अमेरिका का मेन पर्पस रहेगा सबसे पहले म्यांमार के अंदर जो चाइना का होल्ड है उसको तोड़ने का। जहां पर वो तोड़न तोड़ाई शुरू होगी, बांग्लादेश पे चाइनीज प्रेशर डालना शुरू करेंगे कि अमेरिकन को भगाओ यहां से।
तो इसने बहुत बड़ी गलती करी है, इसको समझ में नहीं आ रहा जियोपॉलिटिकल, ये इसको बोलते हैं सर जियोपॉलिटिकल नाइविटी, इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स कैसे चलती है। और ये चीज इसके स्टेटमेंट से, जिस तरह से ये बिहेव कर रहा है, जिस तरह से लोगों से मिलता है, ये समझ में आ रहा है। और मेरे हिसाब से तो ये तो बहाने हैं कि भैया कोई मेरी बात नहीं सुनता तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसको ये तो बड़ा क्लियरली पता है कि जो मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी उसमें से कुछ भी सच नहीं है। इकोनॉमी डब्बे के अंदर है, सोसाइटी डब्बे के अंदर है। लड़कियों को तुम वहां पर तो पहले तो था हिंदुओं को मारते थे, बुद्धिस्ट को मारते थे, आजकल तो सर किसी को मारते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। दे डोंट केयर। आजकल ऐसा हो रखा है, जो मिलता है उनको, जो उनके कुछ अलग बोलता है उठा के मार देते हैं उसको। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, उनकी अपनी जात का हो, पात का हो, जो फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। तो वहां पर अभी ओपन एक ये जो रूरल एरियाज के अंदर ये जो चीजें चल रही हैं, खैर उससे हिंदूज के ऊपर तो थोड़ा प्रेशर उठा है, बिकॉज हिंदुओं ने अपने आप को इकट्ठा किया है, तो एक वहां पर आवाज उठाई है उन्होंने। बट हैविंग सेड दैट, सिचुएशन ठीक नहीं है सर, और ये सिचुएशन इस तरह ज्यादा टाइम लास्ट करेगी नहीं। नाउ सर, आपके पास मैं आपको बोलूं, अगर आप जानना चाहेंगे कि भारत के क्या ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन भारत को किस तरह से इसको समझना होगा, ये सबसे पहले बड़ी क्लियरली हमको समझना चाहिए। दो तीन चीजें बोल रहे हैं कि भाई चाइनीज आके एक एयरबेस बना रहे हैं जी वहां पर। मैं तो बोलता हूं बनाने दो। $1 बिलियन खर्चा करके चाइना अगर एक एयरबेस बना रहा है आपसे 10 किलोमीटर दूर सर, आई मीन सर, वो बोलते हैं ना, पहले राउंड आर्टिलरी के अंदर उड़ जाएगा वो, फर्स्ट राउंड में। और चाइना के पास कोई सप्लाई चेन नहीं है सर। वहां पर $500 मिलियन डाल के, $1 बिलियन डाल के उधर पे आप ये एयरपोर्ट बना रहे हो, आपका क्या कनेक्शन है वहां पर? कुछ भी नहीं है। तो आप एयरपोर्ट बना लो जो भारत से 10 किलोमीटर दूर है सर। वो 100 किलोमीटर वाला रनवे की हालत जो हुई करी है अभी पाकिस्तान में, उस आई मीन अभी तक ठीक नहीं हुआ एक एक रनवे उनका। सरगोदा वाला में अभी भी छेद है बाय द वे, उसको भी रिपेयर कर रहे हैं। तो ये समझ में आना चाहिए, इन लोगों को मैसेज आना चाहिए, और ये मैसेज नहीं जा रहा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि जियोपॉलिटिकल इनको अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा किस तरह इस देश को आगे लेके जाना है। इन्होंने अमेरिकन को भी खोल दिया है। अब आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली बोला कि ये कॉरिडोर शॉरिडोर चलेगा नहीं। उसने बोल तो दिया है सर, लेकिन अमेरिकन तो वहां बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो उनको मना करोगे, वापस भेजोगे? तो काफी चक्कर है। अभी अमेरिका से भी थोड़ी पुल होगी, आर्मी चीफ को बुलाया जाएगा, चाइना से भी बुलाया जाएगा आर्मी चीफ को कि यार क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो, ये वो। दोनों तरफ से कुछ एडजस्टमेंट करने की कोशिश की जाएगी। फॉर अ कंट्री लाइक बांग्लादेश सर, जिसका टोटल जीडीपी 300 साढ़े $300 बिलियन है, $400 बिलियन है, उसको ये कामों में नहीं घुसना चाहिए। उसके पास इतनी ना कैपेसिटी है, ना बैंडविड्थ है, ना स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, ना आर्मी है, ना सिविल सोसाइटी है उसके पास। इट्स नॉट फॉर हिम टू डू दिस। बट उसने अभी कर लिया है, अभी उसका मजा चीखेगा सर, बिकॉज चाइना पूरा कंट्रोल चाहेगा तो वो अपनी तरफ से खींचेगा, अमेरिका पूरा कंट्रोल चाहेगा वो अपनी तरफ से खींचेगा, और खींचने में ये फटेगी, ये फटेगा सर। बहुत बहुत जल्दी ये होने वाला है, जो भी होने वाला है वहां पर। अब मेरे को लगता नहीं है वैसे ये भागेगा, बट अगर ये भाग गया तो फिर तो सर डब्बा गोल है। क्योंकि सोसाइटी में, और ये तो ओपनली ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं कि साहब हम वापस आ गए ना, एक एक तिनके का हम बदला लेंगे। तो जो बांग्लादेश का एक वायलेंट नेचर है वो दोबारा वापस सामने आपको दिखेगा। ये जो चीज हमने देखी है हिंदुओं के अगेंस्ट में नहीं होगी, वो पॉलिटिकल होगी। हिंदू तो वैसे बेचारे मरेंगे वहां पर, बट पॉलिटिकल इन नेचर होगा, और ये दोबारा होगा सर। ये खत्म नहीं हुआ है। बांग्लादेश की जो जो सो कॉल्ड रजीम चेंज और जो स्टोरी हुई है वो अभी खत्म नहीं हुई है जी। 3 चीजें कही जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि अगर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देते हैं तो बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार का गठन करना पड़ेगा, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ेगी। जो छात्र नेता है सो कॉल्ड वहाँ के, और जो दूसरी पार्टियां हैं, वो नई सरकार का हिस्सा बनना चाहेंगे या नई सरकार बनाना चाहेंगे, और ये प्रक्रिया बड़ी जटिल होने वाली है। दूसरी बात यही कही जा रही है कि जो आर्मी चीफ है जनरल वाकरुज्जमान, उसकी चेतावनी के बाद यूनुस अगर इस्तीफा देता है तो सेना का हस्तक्षेप जो है वहां बढ़ जाएगा। यानी सेना जो है, हमने उस समय भी देखा था जब हिंसा हो रही थी 5 अगस्त के बाद, तो सेना के जवान भी किस तरह के नारे लगा रहे थे वहां पर, कट्टरपंथी जो सेना के लोग हैं वहां पर। अच्छा, सेना जो है वो
जो आर्मी चीफ है वो तो कह रहा है कि भाई आपने 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की बात कही थी, चुनाव आपने कराए नहीं हैं, इसकी वजह से भी अशांति फैल रही है। और बीएनपी जो यूनुस के इस्तीफे पर जोर भी दे रही है और ये मान रही है कि ये हमारे पक्ष में फैसला होगा, तो ये अगर सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी तो भी वहां स्थितियां बहुत पेचीदा होने वाली हैं। देखिए सर, ये जो बीएनपी है वो पहले तो इसके साथ खड़े हुए थे, ठीक है जी, कि साहब ठीक है हम यूनुस के साथ खड़े हैं ऑल दैट। अभी उनको समझ में आ रहा है इसका यूनुस का चक्कर क्या है। यूनुस ने किया क्या है सर? यूनुस ने ये बच्चे कच्चे इकट्ठे करके एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी अपनी, ठीक है जी। और पॉलिटिकल पार्टी बना के उसने उसको भी क्या बोलते हैं, नेशनल सिटीजन्स पार्टी और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ उसका कुछ नाम है। इससे इसने करा क्या है कि इसने बोला कि भाई बाकी सबको मार देते हैं एंड बाकी सबको साइड में कर देंगे और अपने आप फिर इलेक्शन इलेक्शन जीत जाएंगे। बीएनपी बोलती है यार ये ठीक नहीं है भाई, ये कहां से, तुम तो सारा कुछ टिकट ठीक से नहीं करोगे, सीटें ठीक से नहीं करोगे, तो ये तो अनफेयर है। और अभी वही चीज लोग पूछ रहे हैं उनसे सवाल कि भाई ये और तुम में, और तुम तो शेख हसीना को डिक्टेटर बोलते थे, तुम में और उसमें डिफरेंस क्या रहा? फिर तुम तो वही काम कर रहे हो जो शेख हसीना करती थी। बीएनपी सर इस टाइम पे देखिए एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे है, वो इतनी पॉपुलर नहीं है। उसको लगा था कि वो जैसी शेख हसीना जाएगी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, वो हुआ नहीं। बीच में यहां तक कि उसने शेख हसीना की पार्टी अपना अवामी लीग के साथ बात भी करी है, जो आपने ओपनली इनकरेज किया था कि हम बोलते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी शुड टॉक टू ईच अदर। तो ये तो ओपन में स्टेटमेंट आया था आपका, तो उसके बाद बातें भी हुई है, हमको ये भी पता है, दोनों की सीक्रेट मीटिंग्स होती रही है। बट देखिए सर, वहां पर सबसे ज्यादा ये सब चीजें बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं रखती सर। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी रेडिकलाइज हो रही है वहां पर सर, राइट, जो बोलते हैं ना मिलिट्री एज का जो बच्चा है, जो लड़का है, वो जो रेडिकलाइज हो रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? चाहे जो मर्जी आ जाए पावर में उसके बाद। जो इसने 500-700 जिहादी सड़क पे उतारे हैं यूनुस ने, उसको क्या कोई अंदर डाल पाएगा? क्या उनका इकोसिस्टम उसको करने देगा? देखिए यही तो आपकी डील थी शेख हसीना के साथ। लोग काफी भारत में ये सवाल पूछते हैं कि भाई 10 साल से आपने बांग्लादेशी वापस क्यों नहीं भेजे? मैं उसका जवाब बताता हूं आपको। जी जी। क्योंकि शेख हसीना नहीं मानती थी। शेख हसीना बोलती थी कि साहब ये मैं ऐसे मत करो, मेरे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं संभाल नहीं पाऊंगी इसको। तो आप उसको बोलते थे अच्छा ठीक है मैं वापस नहीं भेजूंगा, बट ये जितने भी ये जिहादी हैं इनको जरा अंदर डालो। तो शेख हसीना ने इनको अंदर डाल रखा था, तभी तो जेल में थे ये सारे। वहां पर उल्फा का जितने काम होते थे शेख हसीना ने बंद करवाया। नॉर्थ ईस्ट में जितने और टेररिज्म की चीजें होती थी वो बंद कराया उसने। तो ये डील डील करी थी आपने कि ठीक है हम ये आपके साथ नहीं करेंगे, बट आप हमारे साथ जो आपके देश से जो चीजें होती हैं वो मत होने दो। तो वो आपके साथ वो कोऑपरेट करती थी आपके साथ। अब वो कोऑपरेशन बंद है। तो इसी चक्कर में आपको भी पता है सर, रात रात को गेट खोल के क्या क्या होता है वहां पर फिर बॉर्डर पे। और इसके बारे में तो काफी न्यूज आ रही है अभी बाहर। ठीक है, कोई खुले में बात कर नहीं रहा है इसके बारे में, बट पता चल रहा है हमको क्या हो रहा है वहां पर। ये तो अब आपको पता ही है ना सर, भारत क्या है ना, भारत एक बहुत बड़ा हाथी है सर। हिलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब हिल जाता है ना फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसको हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। हिलता है तो बड़ा धीरे से हिलता है, लेकिन जब हिलता है तो फिर अब वो हिल गया है सर। अब वो और हिल अब गया है तो तो फिर आपको पता है क्या हो रहा है। चारों तरफ देश में बुलडोजर राज चला हुआ है, ट्रेनें भरी हुई हैं और गेट खुल रहे हैं रात रात को, जिसके ऊपर बांग्लादेश खुद बोल रहा है यार क्या कर रहे हो यार, 500-500 600 लोग आप रात को फेंक देते हो, उनको पता नहीं चलता क्या करें इनके बारे में। ये उनकी मीडिया बोल रही है। तो ये चीज मैं नहीं बोल रहा सर, ये तो वहां पर ही रिपोर्ट हो रहा है कि भारत ये कर रहा है। तो ठीक है सर, जो हो रहा है होने दीजिए, ये तो अच्छा है। और ये पॉलिटिकली सर इसके ऊपर कोई वास्ता मायने रखता नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रीट है ना सर आज वहां पर, वो रेडिकलाइज हो चुकी है। और जो स्ट्रीट अगर इस तरह से रेडिकलाइज हो चुकी है तो फिर एक एक इस्लाम और एक जिहाद और इन चीजों का काफी एक गड़बड़ रहेगा सर। लेकिन जो एक तय प्रक्रिया होती थी पहले कि भाई अगर कोई अवैध घुसपैठिया है, अगर वो पकड़ में आ रहा है, उसके पास अगर फर्जी डॉक्यूमेंट है, यानी फर्जी राशन कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो उस पर एफआईआर करो, उसकी गिरफ्तारी करो,
उसे अदालत में पेश करो, उसको जेल में भेजो, ये लंबी प्रक्रिया के दिन लद गए। भारत ने कहा कि नहीं, हम इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। उठाओ गर्दन के पीछे से इनकी शर्ट पकड़ करके और उठा करके बांग्लादेश की सीमा में फेंक दो कि भाई चुग लो इनको, ये तुम्हारे हैं। देखिए सर, भारत ने बड़ा क्लियरली इनको बोला था कि यार ये सब ना करो, इंसान बनो। बहुत टाइम से बोल रहे हैं। और भारत देखिए सर एक बड़ा टॉलरेंट पार है। अब समझ में आ रहा है जो हमारी टॉलरेंस इतने टाइम से चल रही थी वो क्यों थी। क्योंकि अब आप एक अपर लेवल से उससे बात कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो हमने आपको बोला था ये होगा। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया आपने। इन्होंने फिर मुंह खोला नॉर्थ ईस्ट करके, अब तो पूरा शिपमेंट ही बंद कर दिया आपने उसका। सर एक 400 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी में आप अगर 700-800 मिलियन डॉलर का उसका ट्रेड बंद कर देते हो सर, स्पीड ब्रेकर छोटी बात है। ऐसा लगता है सामने पहाड़ रख दिया हो किसी ने, कैसे चढ़ेगा इसके ऊपर वो। अब चढ़ भी जाए, चाइना से जाके थोड़ा भीख भूख मांग ले, थोड़ा अमेरिका से मिल जाए, आईएमएफ से मिल जाए, कर भी ले वो सब। देखिए सर एक चीज ये लोग भूल गए हैं, और मैं ये बांग्लादेशियों को मैं काफी टाइम से बोलता था, भाई साहब जो भी करो हमेशा एक मैप खोल के देखो तुम कहां बैठे हो। राइट, अगर मुझे चाइना से पंगा है, मुझे चाइना से पंगा रहेगा, क्योंकि मैप खोल के देख के मुझे समझ में आता है मैं कहां बैठा हूं। तो हम तैयार हो रहे हैं उसके लिए। अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास 2 फ्रंट की थ्रेट है, 3 फ्रंट की थ्रेट है, 4 फ्रंट की थ्रेट है, क्योंकि हम मैप खोल के देखते हैं, हमको दिखता है कि यार यहां पर पाकिस्तान बैठा है, यहां पर चाइना बैठा और यहां पर कंगारू बैठे हैं। इन लोगों ने कभी मैप खोल के नहीं देखा सर। इनको समझ में नहीं आता, चारों तरफ से घिरे हुए हैं हमारे से। ये क्या करेंगे, ये लोग लड़ेंगे हमारे से आके। और क्या बांग्लादेशी आर्मी एक्चुअली लड़ेगी आपसे? ये वही आर्मी है सर जो आपके साथ काम करना चाहती है। ये वही आर्मी है जिसके चीफ को 2 बारी आपने कू होने से बचाया है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है सर, और ये जितना आगे जाएगी, जितना टाइम इसमें जाएगा, ये और कॉम्प्लिकेटेड होगी। और मैं ये बड़ा क्लियरली बोल दूं सर, यूनिस अगर जाए भी, इसमें इस सिचुएशन के अंदर एकदम से चेंज नहीं आएगा। प्रिडोमिनेटली जो जिहादी सड़क पे हैं वो नहीं बदलेंगे सर। ये जो आईएसआई वालों ने ये जमात के साथ जो लिंक्स बनाई हैं वो नहीं बदलेंगे। उनको तोड़ने के लिए फिर से आपको 4-5 साल लगेंगे, जब आप सिविलियन गवर्नमेंट से वहां पर प्रेशर डाल के या मिलिट्री गवर्नमेंट से प्रेशर डाल के इनको वापस जेलों में डालोगे। तो ये सिचुएशन सर खत्म नहीं होगी। आप एक मिलिट्री एक्शन ले सकते हो कि भाई उसका ऊपर का गर्दन उड़ा दो, अपना चिकन नेक वाइडन कर लो, बढ़िया है, आई सपोर्ट दैट, करना चाहिए हमको, उसके अंदर डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की जो एक प्रॉब्लम रहेगी जहां पर वो आपके अंदर जिहाद फेंकेगा, वो खत्म अभी नहीं होती दिखती। वो थोड़ा टाइम चलेगा। एक पाकिस्तान आपके पास और बन चुका है सर। आदि जी, पाकिस्तान तो हमारे भीतर भी है, और जिसको जनरल रावत जो है, विपिन रावत साहब, 2.5 मोर्चा कहते थे, एक चाइना, एक पाकिस्तान और आधा यहाँ। अब वो आधा भी पूरा ही हो गया है मेरे विचार से। और बांग्लादेश के भीतर भी एक आधे से ज्यादा तो पाकिस्तान ही है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। अब सिचुएशन जो यहाँ जिस चौराहे पर आकर के खड़ी हो गई है, इसमें अगर यूनुस जाते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो भारत के लिए अब क्या, क्योंकि चिंताएं कम नहीं होंगी, जैसा आपका भी आकलन है और कई विशेषज्ञों का आकलन है कि यहाँ से दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी होंगी। तो क्या इन पर एक समग्रता में प्रेशर बनाया जाए कि भाई जो आप कह करके आए थे कि 6 महीने के भीतर मैं चुनाव कराऊंगा, तो आप चुनाव कराइए और आप जाइए, मुक्त होइए यहां से। ये एक बेस्ट तरीका होगा। सर चुनाव मानेगा उस देश में कोई? पुलिस है नहीं आपके पास, वहां पर पुलिस सारी बैठ चुकी है। पुलिस काम करने को नहीं आती उधर पे, पता है आपको? क्योंकि ये रेवोल्यूशन में इतने लोगों को मारा था जुलाई पिछले साल में, तो पुलिस तो आती नहीं है वहां पर। जो स्ट्रीट कंट्रोल है वो तो पूरा आर्मी के पास है।
दूसरी जो कोई भी पार्टी जीती, दूसरी मानेगी उसको। देखिए सर, आप बात कर रहे हैं कि बेसिकली पूरा चलिए मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। भारत का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। भारत में ऐसा सोचिए आप कि जो 2019 से मोदी जी ने अर्बन नक्सल्स की धीरे-धीरे करके टाँगें काटी हैं, वो ना काटी होती और आज अर्बन नक्सल पूरी तरह से अपने फुल फ़ोर्स में होता, जहाँ पर वो बढ़ रहा होता। आज बिल्कुल। कम हो रहा है, इनका इनका पूरा भारत में जो वर्चस्व है वो कम है। इवन बट क्या जो पीएफआई वगैरह पे भी जो बैन लगाया है और हुँ, उनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया है, जी, ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं था और जी। छोटा-मोटा कदम नहीं था। तो मैं वही बोल रहा हूँ सर, आपने ये सब पूरा जो करा है, अगर आपने ना करा होता और आज बाहर से जो आपको आपके देश के अंदर इतना जो इन्फ्लुएंस है, ये है। आप ये सोचिए आपके देश में इस टाइम पे एक फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, एक वक़्फ़ के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है, एक ये चल रहा है, वो चल रहा है। जिस हालत में आप और हम होंगे, उस हालत में बांग्लादेश पिछले 9 महीने से जी रहा है। किसी को ढीला पता नहीं है कौन किसके लिए खड़ा है और हर कोई एक-दूसरे को काटने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि जब भारत का कुछ नाम आता है, सारे एक-दूसरे को पहले काटते हैं, उसके बाद भारत को काटने के लिए दौड़ते हैं। ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं ये लोग। और मैं इनको मतलब ये जो बेवकूफ़ लोग हैं, मैं इनको बोलूँगा कि यार कल रात को पथिकृत भाई और मैं हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में, कि यार एक बारी ना ज़रा 10-12 लोगों को ज़रा असम, मेघालय या कहीं पे भेजना। अगर वापस आ जाए तो फिर बात करो आप। और वहाँ जाके ज़रा बोलना शुरू करो कि हम ना ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो क्या आप हमको जॉइन करेंगे? वो बताएँगे आपको कितना जॉइन कौन करेगा। सिक्किम में भेजिए, मणिपुर में भेजिए, सर वहाँ लटके पड़े होंगे ये। इनको देखो ये वही होते हैं, ये बड़ी-बड़ी बातें करना है और ये आपके साथ क्यों कर रहे हैं सर? इरिटेट करने के लिए, आपका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। और ये ज़्यादातर पाकिस्तानी अकाउंट्स करते हैं, क्योंकि वो आपका अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं इस तरफ, कि यार देखो आप ना हमारे से नहीं लड़ रहे, आपके पास उधर पे भी है। अभी देखो एक चाइना भी बैठा है ऊपर, वो आपको डराना चाहते हैं, ताकि आपके साथ उसके बाद जो मर्ज़ी करते रहें वो, आप कुछ मत करो। आपने ये चीज़ जो चेन थी उसको तोड़ा है अभी। बोला है कि बेटा डरूँगा तो मैं नहीं और मैं घर में घुस के मारूँगा तेरे को। तो वो चेन टूटी है अभी। अब यहाँ पे भी इनको पता है कि यार ये उधर पे अगर करा, हम तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो धुल जाएँगे। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो मर्ज़ी कह लीजिए न्यूक्लियर वेपन्स थे, हैं, जो भी है। इनके पास क्या है? इनके पास एक ही उपाय रहेगा, दुनिया में जाके रोना पड़ेगा इनको। अब जब तक ये कि ये फ्लाइट लेके कहीं पहुँचेंगे, कहीं जाके रोएँगे, तब तक तो गर्दन कट चुकी होगी। तो ये चीज़ें इनको ना ग्राउंड पे समझ में नहीं आ रही हैं। सर यही चीज़ें होती हैं जब आप ना एक एक आइडियोलॉजिकल पोज़ीशन पे जाके आप एक चीज़ कर लेते हो, उसके बाद आप हट नहीं सकते। करप्शन इतनी है सर, आप विश्वास नहीं करेंगे वहाँ पर। यूनुस ने अपने आप को जो ग्रामीण बैंक का चेयरमैन था पहले, उसके बाद ऐज के चलते उसने अपने आप को हटाया था। अब वापस बिठा लिया अपने आप को वहाँ पर। तो बेसिकली सब कुछ पैसा है। अभी वो स्टारलिंक लेके आ गए हैं वहाँ पर। हम मुझे पता है स्टारलिंक किसके लिए लेके आए हैं ताकि वो म्यांमार में जो उनका काम-वाम करना है वो कर सकें वहाँ पर। स्टारलिंक का सर इनिशियल जो इनको डिपॉज़िट करना है वो 300-400 डॉलर करना है। किस कितने बांग्लादेशियों के पास इतना पैसा होगा? $300 ₹30,000 डिपॉज़िट करने हैं। सर यहाँ तो भारत में नहीं उठाएगा उस चीज़ को कोई। ₹30,000 इंटरनेट कनेक्शन पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर तो सर ₹1000 में मेरे पास यहाँ पर ₹1200 में 2 इंटरनेट कनेक्शन है मेरे अपने घर में। एक 100 150 एमबीपीएस का है, एक 200 250 एमबीपीएस का है। 1200-1500 देता हूँ मैं महीने का। तो क्या बात कर रहे हैं लोग? तो ये इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें करी हैं। इन्होंने बेसिकली क्या करा है जाके ट्रम्प अंकल के सामने जो ट्रम्प अंकल को दिख रहा है कि चाहिए मुझे, उसको जाके वो दे दिया। उसको पता है कि यार ट्रम्प को हम कुछ माँग तो सकते नहीं, तो जो माँगता है हम दे देते हैं उसको। तो उन्होंने यही इन्होंने भी करा है, पाकिस्तानियों ने भी यही चीज़ करी है। तभी आपको दिखता है ना पाकिस्तान के पीछे ट्रम्प अंकल का थोड़ा नया-नया प्यार है। तो वही चीज़ करी है ऐसे। इन लोगों ने बस एक नीड फिनिश करी है बट वो नीड कितने टाइम तक चलेगी? ट्रम्प एक ऐसा आदमी है जब आप उसको कुछ दोगे ना वो और माँगेगा आपसे। तो इनके पास कुछ है नहीं देने को उसके बाद। तो इन्होंने चाइना को भी घुसा लिया, अमेरिका को भी घुसा लिया, भारत का इन्फ्लुएंस है वहाँ पर और भी पाकिस्तान घुसा हुआ है उसके अंदर। तो ये क्लैश की तरफ जाएगा सर, जहाँ पर भारत, चाइना, पाकिस्तान ये वो लड़ेंगे नहीं वहाँ पर, ये आपस में लड़ेंगे। वो कब होगा सर कहना डिफिकल्ट है क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हैं।
काफी ज्यादा ग्राउंड के ऊपर। आई मीन पीपल आर वरीड, जिस तरह के चीजें जो बोल रहे हैं वहां पर, क्वाइट वरिंग। क्योंकि ये देखिए, दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये भागे और ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इकट्ठे होके जीत गए जीत गए जीत गए और कुछ करें उसके बाद जाके, या ना भागे और जो आर्मी इसको बोल रही है कि तू पीछे हट, ये ना हटे और प्रोटेस्ट शुरू हो जाए कि नहीं, हमको यूनिस को नहीं भगाना है, जिसके साइंस मैं देख रहा हूं। क्योंकि ये जो जितने भी ये जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वहां पर, वो बोलना शुरू हो गए हैं कि भाई यूनिस साहब को जाना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं, काम आधा मत छोड़ के जाओ, बहुत काम बचा है, ये वो एंड ऑल दैट। तो अगर वो चीज होती है और रेजिस्टेंस आती है, फिर पंगा है सर, फिर तो सिविल वॉर की तरफ जा रहे हो आप। कितना बांग्लादेश बचेगा, कितना बी बचेगा, कितना डी बचेगा, ये किसी को नहीं पता। उसके समर्थन में कोई रैली वैली भी निकली है वहां ढाका जी में? जी जी, मैं यही बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वहां पर बंदे ये इकट्ठे कर रहे हैं, राइट। सो ये अगर अपने लोगों को इकट्ठा कर पाए और वहां पर फिर कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए, तो फिर तो सर, फिर तो प्रॉब्लम है। कैसे रहेगा आगे, कैसे जाएगा, फिर बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज एक बार ही जब गोली चलती है ना सर, और इस टाइम पे वो आर्मी चीफ ने तो बड़ा क्लियरली बोल दिया कि साहब ऐसा है, ये सब चलेगा नहीं, मैं गोली मारूंगा, बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, मैं इस चीज को सहन नहीं करने वाला। तो ये बड़ा डाइसी सिचुएशन है सर, मैं किसी भी देश के लिए मैं अगर बोलूं, इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन। और ऐसे पता नहीं कैसे रहेंगे ये लोग। तो यूनुस का गेम ओवर है या वो अभी जमेगा और सर सेना गेम प्रमुख को चुनौती गेम देगा? उसका ओवर है, गेम उसका ओवर है। बट चाहे या वो रहे या ना रहे, गेम उसका ओवर हो रखा है। ठीक है, जो उसके उसके पास एक रिस्पेक्ट थी सोसाइटी के अंदर, उसके पास जो आ, सब कुछ था उसके पास शुरू में, वो आज नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। तो उसका गेम तो ओवर हो रखा है। लेकिन देखिए सर, आर्मी चीफ को ये चीज पता है कि कहीं पे भी बांग्लादेश के अंदर अगर सड़क पे कुछ दोबारा हो गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो अभी तो बड़ा हार्ड सा स्टेटमेंट दिया है। क्या आर्मी चीफ थोड़ा सा सॉफ्टन होता है, क्योंकि लोग बोलेंगे साहब यहाँ पर तो 50,000 लोग खड़े हैं, वी कांट हैंडल सो मेनी पीपल, क्या करें, गोली मारे इनके ऊपर। तो क्या उस टाइम पे जाके जो आर्मी चीफ के हाथ में पावर होगी गोली चलाना या ना चलाने का, वो डिसीजन सर मेरे हिसाब से डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर लेट्स से यूनिस जाता भी है तो ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि ये क्यों गया, हमने भगा दिया, ये वो पूरा वो जमीन पे आके प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि इनकी पावर जाएगी। तभी भी ये सिचुएशन रहेगा। अगर वो रहे तभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आता है तो बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। और मुझे दिखता नहीं है सर कि कोई बीच में बैठ के इनसे बात कर सके कि यार ये सब ना करो, बैठ जाओ भाई, डोंट डू दिस, तुम्हारी सड़कें जल जाएंगी, डोंट, ये मत करो। मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं है सर। पर ना चाइना करेगा। बिन बुलाए मेहमान की तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता, सपने में मध्यस्थता करने वाले डोनाल्ड ट्रंप नहीं मध्यस्थता करेंगे क्या? सर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा ट्रांजैक्शनल बंदा है। उसको कुछ चाहिए होगा तभी वो कुछ कर रहा है। पाकिस्तान का अगर उसने साइड करा है क्योंकि उसकी अपनी फैमिली क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है, पाकिस्तानी एसेट्स के अंदर। उसको कुछ चाहिए, आपसे मांगता है, आप मना कर देते हो। आपको अगर उसने बोला कि भैया मेरे को एक बेस दे दो, आपने बोला पागल है, भागे यहाँ से। आपको बोलता है जीरो टैरिफ कर लो, आप बोलते ना। आपको बोलता है यार ये मत करो, आप बोलते ना। आपको बोलता है F-35 ले लो, कहते ना। तो डिफरेंस है सर एक, आपके अगेंस्ट में आप खड़े होके उसको आंखें दिखाते हो। ठीक है, क्योंकि वो दुनिया बदल गई है। वो 2016 से 19 के बीच में जब था वहां पर, 2016 से 20 के बीच में जब था, जब वो आंख दिखाता था तो दुनिया बैठती थी। आज वो दुनिया है नहीं। तो उसको पता है पाकिस्तान इस टाइम पे झुका हुआ है, तो थोड़ा उसको सपोर्ट कर लेता है। देखिए सर, बांग्लादेश में सर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होना चाहिए। सर बांग्लादेश में है क्या? देयर इज नथिंग, यू नो, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है। अब उसको जो एरिया चाहिए था ईस्ट ऑफ बांग्लादेश, वो तो ले लिया उसने सर। उसके ट्रूप्स वहां पर हैं। अब वो चार गोलियां चला के, बंदों को डंडे मार के वहां पर अपने आप को बंद कर लें, वो बांग्लादेश आर्मी कुछ भी नहीं कर पाएगी वहां पर, क्या करेगी? सो वो एरिया तो उसको मिल गया, जो उसको बेस बूस बनाना था वो बना लेगा।
सो जो शेख हसीना, आज लोग वही तो बोल रहे हैं वहां पर बांग्लादेश में कि यार शेख हसीना जो बोल रही थी वो ठीक बोल रही थी, ये क्या हुआ है यहाँ पर। हम तो सोच रहे थे यार यूनुस आके ये चीज नहीं मानेंगे, तो पूरा मान गया एकदम से, तो लेट गया भाई। तो वहां पर आम जनता ये पूछ रही है कि यार ये अमेरिका कहां से आ गया। शेख हसीना जो बोलती थी कि अमेरिकन ने आके हमसे मांगा है, वो सच था। फिर अभी गड़बड़ हो जाती है सर, अभी क्या जवाब दोगे लोगों को। क्योंकि सर लोग सवाल पूछते हैं, ये चीज इनको, इन गधों को समझ में नहीं आई है कि यार आपने ऐसे पंगे करे क्यों, जब आपने कुछ सोचा नहीं कि इस चीज को आगे कैसे लेके जाओगे। ये जब बैठ गए वहां पर जाके, यार बैठ जाओ, बाकी बाद में देखेंगे। बैठ तो गए, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या सर, सोसाइटी वहां पर डिवाइड हो चुकी है टू अ पॉइंट। इन लोगों ने लड़कियों की पिटाई करनी शुरू करी है, ठीक है, कपड़े नहीं पहनती तुम ठीक से, ये वो एंड ऑल दैट। सो लेडीज की तरफ से काफी पुशबैक आ रहा है कि यार हमारा तो, और देखिए बांग्लादेश में जो मेन सिटीज हैं उसके अंदर ये बुरखा वुरखा का फैशन बड़ा कम था। ये तो अभी शुरू हुआ है रिसेंटली से, पहले नहीं था ये। लेडीज वहां पर सूट, साड़ी, स्कर्ट, ट्राउजर्स ये सब पहन के घूमती थी आराम से। देयर वाज नो दिस थिंग। वो जो जमाती एरियाज थे वो थे वहां पर, बट वो बड़े कंट्रोल रहते थे वो। आज तो सर सड़क में वहां पर लड़कियों की मार पिटाई होती है, किसी का सिर कवर नहीं है तो उसको मारते हैं वहां पर लोग। तो उसके पीछे भी प्रोटेस्ट हुआ लेडीज की तरफ से। तो हर जगह हर स्टेप में एक एक डिवीजन है। अब मेरे को ये नहीं पता सर कौन सा डिवीजन फटेगा, ये तभी मेरा जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ होगा, आई डोंट नो क्या होगा। क्योंकि इतने सारी जगह पे प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी चीज फटेगी इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल रहेगा सर। लेकिन बट चलते-चलते ज़रा विल ये हैपन। बताइए। जी, जी, जी। जी। चलते-चलते ये ज़रा बताइए, ये पहले तो एप्पल वाले को धमकी दे रहे थे कि अगर तुमने भारत में एप्पल बना कर के अमेरिका में बेचने की कोशिश की तो 25% टैरिफ लगाऊँगा। अब सैमसंग को भी धमकी दे रहे हैं कि सैमसंग ने अगर भारत में बना कर के यहाँ बेचने की कोशिश की, तो उस पर भी टैरिफ लगाऊँगा। हुआ क्या है? मतलब खिसक गए हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? हुआ क्या है? देखिए सर डोनाल्ड ट्रंप का क्या है ना, इसने बहुत सारी चीजें एक साथ करी हैं और उसको अपने देश को कुछ दिखाना है कि यार मैं कहीं पे, देखिए मैं आपको बताऊं सर, इनकी जो पूरी सरकार है, मैं काफी टाइम से एक चीज देख रहा हूं। इनकी सरकार का मेन पर्पस इज नॉट डूइंग वेल फॉर अमेरिका। इनकी सरकार का मेन पर्पस इज कि यार प्रेसिडेंट ट्रंप को किस तरह से हम एक जीत दिलाएं। तो ये मेरे को एक मेन पर्पस दिखता है इनके लिए। वो पर्पस नहीं है कि भाई देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक चीज करी है, ओ जीत गए जीत गए जीत गए। इनका एक वो, और हर चीज को पैकेज करके पूरा एकदम गिफ्ट रैप करके बेचते हैं लोगों को। अब आप देखिए ट्रंप ने क्या बोला कि साहब मैंने कराया, मैंने सीज फायर कराया। 2 दिन के बाद कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं कराया, बट मैंने थोड़ी सी बात बूत करी है। फिर आके फिर से बोलना शुरू हो गया कि नहीं नहीं मैंने कराया। फिर उसको लोगों ने बोला अबे क्यों बात कर रहा है यार, इसके ऊपर कोई और सब्जेक्ट पकड़ ले। फिर वो एप्पल के पीछे शुरू हो गया अभी। अब आप देखिए सर, इसने एप्पल को बोला कि साहब आप 25% मैं तुम पर टैरिफ लगाऊंगा। एप्पल ने बोला ठीक है कोई बात नहीं सर, आप 25% लगा लो, हम फिर भी भारत में बनाएंगे। क्योंकि सर कॉस्ट कंपैरिजन नहीं कर रहा। ये बड़ा एक, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसको एडवाइस कौन कर रहा है, कि कोई एडवाइस कर भी रहा है कि नहीं। चाइना में एक आईफोन बनाने का कॉस्ट 999 डॉलर है सर। भारत में $1038 है। यही चीज जब अमेरिका में बनेगी उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा $3500। तो सर आप भारत के मोबाइल फोन के ऊपर आप 25% टैरिफ ही लगा लो, 100% सही टैरिफ लगा लो, फिर भी अमेरिकन आपका ही लेंगे ना यार। सर सही है। $1000 और $3500 के बीच में डिफरेंस है ना। तो आप 100% टैरिफ भी लगा लो तो क्या होगा, $2000 का हो जाएगा वो। और एट द एंड ऑफ इट इनको ये नहीं समझ में आ रहा, तुम अपनी ही कंपनी से अपने ऊपर अपने से पैसे ले रहे हो। वो कोई फॉरेन कंपनी नहीं है, वो आपकी अपनी कंपनी है भाई। कल को अगर एप्पल उठ के बोलता है भैया मैं जा रहा हूं यहां से, भाड़ में जाओ यार, मैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस उठा के हैदराबाद ले आके या बैंगलोर ले आके कर रहा हूं, मेरे को नहीं यहां पर काम करना, थैंक यू, भागो यहां से। बिल क्या बिल्कुल, करोगे बिल्कुल। उसके बाद। और एप्पल ने एक बार ही आपसे बात सुनी है सर। एप्पल सैमसंग जिसकी भी बात देख लीजिए, उनको जब आपने शुरू में बोला कि भाई चाइना से आप डीकपल होइए, हटाइए अपने चीजों को चाइना से, उन्होंने आपकी बात सुनी।
उन्होंने वियतनाम में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, भारत में, हर जगह उन्होंने स्प्रेड करा अपने बिजनेस को कि यार कल को हमारे साथ ऐसी नहीं होनी चाहिए चीज। अब आप उसको बोलते भारत से भी हटा। तो ये देखिए, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बड़ा खराब होता है। दिस इज नॉट पॉजिटिविटी, ये नेगेटिविटी है। कोई भी अगर कोई धंधा चलाता हो, जैसे आप और मैं सर यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हम लोग ये काम करते हैं, हमको इससे पैसे मिलते हैं, हम अपनी जिंदगी जीते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है सर? कंसिस्टेंसी, कि भाई लोगों को पता है ओमकार जी का शो इतने बजे आएगा, आदि भाई का शो इतने बजे आएगा, ये इतने बजे आएगा, 5-10 मिनट ऊपर नीचे सबको चलता है, बट सबको ये पता है कि यार अगर मेरे को इस चीज के बाद बात करनी है तो ओमकार जी इसके बारे में बात कर रहे होंगे। कंसिस्टेंसी, बिजनेस और डिमांड्स कंसिस्टेंसी। आप कोई रोज रोज बड़ी घटना हुई है तो हमें इस चैनल पे अपडेट मिल जाएंगे। नहीं, आप जाके रोज रूल बदल देते हो। कभी बोलते हो नहीं जी, कभी ये 10% यहाँ कर दो, 10% वहां कर दो, कभी ये कर दो, कभी वो, तू इंडिया में बंद कर, अपनी फैक्ट्री बंद कर दे वहां। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई। उसने पूरा अपना इकोसिस्टम भारत के अंदर शिफ्ट करा पिछले 3 साल से, 4 साल से। आपके प्रीवियस टर्म में आप उसको बोल के गए कि भैया अपने वहां चाइना से बाहर निकालो, उसने पूरा बात सुनी आपकी, उसने पूरा अपने आप को बाहर निकाला। अब आप बोलते नहीं, तू वहां से भी बाहर निकाल। हर 4 साल में थोड़ी हट सकता है ऐसे कोई। और अमेरिका में सर इस टाइम पे लेबर ही नहीं है, तो ये क्या बात कर रहा है फैक्ट्री लगाने के लिए? कहता है जून 1 तारीख को मैं टैरिफ लगा दूंगा, अगर कोई फैक्ट्री बना रहा है मैं थोड़ा डिले कर दूंगा। डिले कितना? थोड़ा, एक फैक्ट्री 1 साल में बनती है सर। फैक्ट्री बनाने में कम से कम 2-2.5 साल लगते हैं। जब तक तो इसका टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बात कर रहा है? तो मेरे हिसाब से दिस इज अगेन वन ऑफ हिज गेम्स। ये कुछ ना कुछ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, जिसके साथ ये इनकी ट्रेड डील थोड़ी क्लोज आ रही है, उनके साथ ये फाइनल नेगोशिएशन के लिए प्रेशर डाल रहा है। तो मेरे हिसाब से भारत की भी ट्रेड डील कहीं पास में होगी। फाइनल नेगोशिएशन के लिए आपसे थोड़ी प्रेशर प्रेशर टैक्टिक खेल रहा है। मैं ना, तू अगर ये नहीं मानता तो मैं तेरा ये निकाल दूंगा। तो ये प्रेशर टैक्टिक है और कुछ नहीं है। बट वो प्रेशर टैक्टिक को इसकी अपनी इंडस्ट्री रिजेक्ट कर रही है, तो ये उसको सोचना चाहिए सर। मैं खिसका हुआ इसलिए भी बता रहा था कि दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ भी और उसने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। उसने कहा कि भाई हमारे पास वो 334 करोड़ का लग्जरी विमान तो है नहीं आपको देने के लिए। मतलब इंटरनेशनल मीडिया के सामने आप उसकी खाल उतार रहे थे, उसने आपकी चड्डी उतार दी। ये सर एक किसी आई मीन पर्सन ऑफ कलर, ब्लैक, ब्राउन, हमारे जैसे बुरे लोगों को बिठा के आप अगर जेनोसाइड की बात करोगे ना सर, यहाँ पर वो सिरिल रामाफोसा, थोड़ा उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे बिहेव करूं। मैं मजाक नहीं कर रहा सर। आप मोदी साहब होते ना, मोदी साहब ने इनकी पैंट उतार देनी थी। He would have taken off his trousers in 5 minutes. जयशंकर साहब होते, आपको पता है फिर क्या होना था वहां पर उस कमरे के अंदर। बिकॉज ऐसे करारे जवाब जाते हैं ना वहां पर कि कौन किसके साथ जेनोसाइड करा है, किसने कितने लोगों को मारा है, उसकी फिर लिस्टें जाती हैं यहाँ से बाहर। और नस्ल ये भेद अमेरिका में कितना है? हाँ, तो अभी भी करते हो। और अगर नहीं करते तो मुझे ये बता दो, अभी तक कोई ब्लैक तुम्हारा, पहली बारी जब ओबामा बना था, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना था 400 साल के बाद। यहाँ तो कोई पूछता नहीं है यार, काला है गोरा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर तो बड़े बोलते हैं भाई जी कास्ट में बड़ा फर्क पड़ता है, घंटा नहीं फर्क पड़ता। दी ओनली टाइम कास्ट कम्स इनटू प्ले इन इंडिया इज जब किसी की शादी हो रही है या किसी की डेथ हो रही होती है, क्योंकि उस टाइम पे पंडित पूछता है। बाकी है इधर इधर उधर चीजें हैं, बट इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है। वहां पर तो बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट है। तीसरा चीज आप देख लीजिए, आप कहाँ कहाँ आपने उल्टे काम करे हुए हैं। तो ये तो सर देखिए, ये बड़ी, आप बोल रहे हो व्हाइट्स के अगेंस्ट में जेनोसाइड हो रहा है। भाई व्हाइट्स हैव डन व्हाट दे हैव डन। ये चीज मुझे बता दीजिए कि वहां पर व्हाइट्स अगर 7% पॉपुलेशन है, वहां पर 40% लैंड व्हाइट्स के पास कैसे है? सही। तो यार वहां पर कुछ तो हुआ है ना, तभी तो लोग चिल्ला रहे हैं। सुन तो लो उनकी बातें। नहीं, मैं बात नहीं सुनूंगा। तो ये तो बचपना है सर। एंड मेरे को ये ना, बस वो अपनी मीडिया को दिखाने के लिए, अपने लोगों को जो उसका अपना इकोसिस्टम है उसको दिखाने के लिए ये सब चीजें कर रहा है। इसको थोड़ा प्रॉब्लम होगी सर आगे जाके। एंड मैं आपको बता रहा कुछ हूँ, इसका ज्यादा अभी ही अभी अभी मिड टर्म इलेक्शन आएगा इधर पे, पास में ही है, एक साल बचा है उसके लिए। ही विल हैव कुछ ट्रबल ज्यादा ड्यूरिंग। ज्यादा ही हो रहा है। मतलब व्हाइट हाउस आप बुलाओगे किसी राष्ट्र प्रमुख को और वहां उसकी चड्डी उतारने की कोशिश करोगे। कभी जाएंगे आप नहीं।
वीडियो चला रहे हो, कभी फोटो दिखा रहे हो, कभी रिपोर्ट्स दिखा रहे हो, मतलब तो ऐसी इस रिपोर्ट तो सर कोई भी किसी भी देश के लिए निकाल के रख लेगा। आई मीन कितनी रिपोर्ट चाहिए, मैं किसी भी देश की निकाल के दे देता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका में तो रोज बंदे मरते हैं, और जिस टाइम पे ये चल रहा था वहां पर 2 जूस को वॉशिंगटन डीसी में मारा, टेररिज्म करा। तो मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट भी लिखा था कि मुझे ये बताओ ट्रम्प साहब, अब क्या हमास के साथ भी ट्रेड डील करोगे? बिल्कुल। कर लो ना, आपकी सड़कों में मार रहे हैं वो लोगों को, तुम्हारे घर के बाहर। तो वायलेंस एंड पब्लिक वायलेंस के बारे में अमेरिका जब ना ही बोले तो बेटर रहता है सर, क्योंकि वो किसी कैपेसिटी में हाँ, नहीं। स्कूलों में लड़के आपस में ही 10-20 को तो ऐसे ही मार देते हैं। या सर, आदि जी, बहुत वही है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपने इतना थैंक यू समय सर, निकाला और कई थैंक यू सो मच, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार सर।